आप किसी अलग बैकग्राउंड से आते हैं, Exactly. कभी ये नहीं सोचा है कि अब मुझे सैलून बिजनेस की तरफ आना, कोई शर्म तो महसूस नहीं हुई? My father was not ready with this thing. जब मैंने उनको बोला कि मैं सैलून खोलना चाहता हूँ, he said, बेचना कहाँ का रहा? क्योंकि आपको पता है कश्मीर में, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, कश्मीर में शायद इस काम को छोटा बहुत समझते हैं जो हमारी पीछे वाली जनरेशन है, और जो अभी की जनरेशन है वो समझ रही है। तो जब एक कोई इनिशिएटिव लेता है एक बिजनेस का, तो पीछे उसके साथ बहुत सारे घर चलते हैं। जो लोग सोचते हैं जॉब का, उनको भी जॉब मिलती है। अच्छा, सैलून बिजनेस की तरफ आना, क्या ये भी खास ये भी इसमें था कि क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ हमारी जो बहनें हैं संवरना पसंद करती हैं, उसी तरीके से अब लड़के भी सजना संवरना पसंद करते हैं, ये जज्बात भी था इसमें कुछ? एग्जैक्टली, बेसिकली जब जवाहर नगर में हमारा खाली फीमेल था तो लोगों की शिकायत ये थी कि भाई हम मेल भी कुछ करना चाहते हैं, आप फीमेल्स के पीछे ही क्यों हो, फीमेल्स ही है सिर्फ, मेल्स के लिए भी कोई सैलून खोलिए। तो चैलेंजिंग ये रहा यहाँ पे कि फीमेल्स के लिए आपको पता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में काफ़ी अच्छा माहौल है। मुराद साहब, ये जानना चाहूँगा कि जो आपका पश्मीना का बिजनेस है वो किस तरह आप करते हैं? क्या एक्सपोर्ट करते हैं या विद इन द कंट्री आप उसको फरोख्त करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं, बेचते हैं मस्कत, ओमान, शारजाह, कतर, हर एक जगह। वहाँ रुमाल जिसे हम कहते हैं कश्मीर में रुमाल। फ्यूचर प्लानिंग का तो नहीं बोल सकता कुछ, क्योंकि कहते हैं इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ देन टेल हिम योर प्लान्स। तो अभी कुछ है जहन में है लेकिन रिवील बताना नहीं चाहता। एग्जैक्टली, रिवील नहीं करना चाहता हूँ। कंफर्ट जोन से आना बाहर बहुत ज़रूरी है। आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, लोग हंसेंगे लेकिन एट द एंड वही लोग तालियां भी बजाएंगे आपके लिए। बिल्कुल। वादिये कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान अब सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय अब खुद रोजगार कमा रहे हैं। न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वो वसीला बन रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वादिये कश्मीर के कामयाब कारोबारी रोएद भट्ट साहब। खुशामदीद। रोएद साहब, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आप उभरते हुए कारोबारी है इस वक्त और 2-3 आप बिजनेस कर रहे हैं, और न सिर्फ आप खुद कमा रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। इब्तिदाई तौर यही जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपने अपनी जर्नी की इब्तिदा की? 4-4.5 साल पहले की बात है, जब मैंने अपने मेरे कज़न है वो काफ़ी मशहूर है अपने पश्मीना बिजनेस में, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे उस टाइम। तो बोला आप पश्मीना बिजनेस से स्टार्ट करो। तो मैंने उसमें सोचा, थोड़ा पता नहीं था, मगर पता नहीं था कुछ, पता नहीं था पश्मीना की रिगार्डिंग, तो उससे मैंने स्टार्ट किया। मैं फिर उसके बाद दिल्ली गया, दिल्ली में स्टार्ट किया, वहाँ पश्मीना बिजनेस स्टार्ट। तो मार्केटिंग की गर्ज के थे? नहीं, मार्केटिंग की, न्यूज़पेपर में पैम्पलेट डाले अपनी नई कंपनी के, सुबह रात के 4 बजे दिल्ली में। तो पैम्पलेट न्यूज़पेपर्स में डाले ताकि कंपनी के बारे में लोगों को पता चले। दिल्ली की छोटी कंपनी थी, शॉल्स का मकसद था कि वहाँ पे जो वेडिंग्स होती है वहाँ पे अपना शॉल स्टार्ट करें, अपने ज्वेलर्स के साथ टाइप करें, जो हो नहीं पाया वहाँ, बट कुछ और रास्ते निकाले तो स्टार्ट किया पश्मीना से। वहाँ जब स्टार्ट किया तो मैं दिल्ली में था, कोविड से पहले की बात है, 4.5 साल हो गया आज इस बात। तो मैं एक सैलून में गया वहाँ, जावेद हबीब, तो मैंने वहाँ ग्रूमिंग की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ और वहाँ की ग्रूमिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने सोचा जब यहाँ ये सब हो सकता है हमारे कश्मीर में क्यों नहीं, वहाँ लोगों को भी हम ऐसी सर्विस दे सकते हैं। नॉर्मली आप सैलून में गए? एग्जैक्टली, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस था वहाँ पे, कोई वैसा प्राइस नहीं था विच वॉज शॉकिंग। तो बहुत ही नॉर्मल प्राइस था, अफोर्डेबल प्राइस था। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा मैं कश्मीर में भी ऐसी सर्विस ला सकता हूँ। तो कश्मीर में मैंने फिर सैलून एक लाया, कोविड के दौरान ही मैंने एक सैलून। पश्मीना बिजनेस के पैरेलल? हाँ, पश्मीना बिजनेस तो चल रहा था मेरा उन दिनों, नई कंपनी थी, स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे मुझे दिल्ली में ये आइडिया आया कि मैं भी एक सैलून खोल सकता हूँ। तो फिर मैं कश्मीर आया समर्स में, क्योंकि विंटर्स में वहाँ काम होता था पश्मीना का। मैं समर्स में यहाँ आया तो मैंने स्टार्ट किया एक वेंचर, जावेद हबीब सैलून राजबाग में, जो हेयर स्टूडियो था हमारा। तो उन्होंने क्या फ्रेंचाइजी मैंने ली जावेद साहब से।
उनके साथ मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनसे मैंने एक फ्रेंचाइजी ली, तो वो मेरे कस्टमर भी रह चुके हैं बेसिकली पश्मीना में। अच्छा। तो वो रिलेशन भी था, मैं उनके अच्छा। पास डायरेक्ट गया, दिल्ली में वो लाजपत नगर में बैठते थे, तो काफ़ी क्लोज थे। मैंने कहा मैं एक सैलून खोलना चाहता हूँ। बोला क्यों नहीं? मैंने कहा कश्मीर में। बोला मुश्किल है, वहाँ फैकल्टी नहीं आ सकती, कुछ नहीं आ सकती वहाँ पे, क्योंकि वो लोग शायद कश्मीर को बॉर्डर समझते थे। तो मैंने कहा हाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं कर लूँगा मैनेज। बोला अगर तुम कर लोगे हम भी पूरा सपोर्ट कर लेंगे। ऐसे तैसे मैंने फिर जवाहर नगर में एक छोटा सा आउटलेट है हमारा वहाँ पे, तो उस पहला आउटलेट बना जावेद हबीब का जो ऑथेंटिक फ्रेंचाइजी। ये भी आपको पता नहीं था या इल्मियत नहीं थी चलेगा या नहीं चलेगा? कोविड था तो उन्हीं दिनों हमने स्टार्ट किया था, कुछ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिलती थी उसमें सैलून खोलते थे। इनफैक्ट वहाँ तो हमने काफ़ी कुछ देखा कोविड के दौरान, क्योंकि उन दिनों हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लेनी पड़ी, SOPs फॉलो करनी पड़ी जो कि आउट ऑफ माइंड थी। तो इट वाज टोटली डिफरेंट फील्ड फॉर मी, बट समहाउ अल्लाह के करम से किया मैनेज, और वहाँ इतना रश रहा कि वो सैलून छोटा हो गया, पड़ गया, वो छोटा हो गया। तो जो सोचा भी नहीं था वो अल्लाह ताला ने अता किया वहाँ पे, क्योंकि लोग बहुत खुश थे, अफोर्डेबल प्राइस था, सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी, तो लोग बहुत खुश थे। बट एक ही कंप्लेन थी, सैलून थोड़ा बड़ा कीजिए। मैंने कहा अभी तो नया नया ही खुला है, अभी क्या बड़ा करेंगे। बट 3 साल तक हमने वो चलाया वो सैलून। 3 साल तक उसमें 2-3 इंटीरियर्स हमने चेंज किए, क्योंकि एक्सपैंड होता गया। तो जितनी दीवारें तोड़ सकते थे वहाँ उतनी तोड़ी, लेकिन वो खाली फीमेल्स के लिए था, तो वहाँ पे बस फीमेल्स ही थी। तो फिर मैंने और एक आउटलेट खोला पीरबाग में हेडक्वार्टर के पास ही है, चौक में, एयरपोर्ट रोड पे, वहाँ पे हबीब के नाम से हमने खोला एक आउटलेट। तो वो मेंस के लिए था, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा रहा। 1 साल पहले की बात है, वहाँ खोला हमने तो, लेकिन अब वो एक्सपैंड हो गया, वो हमने काफ़ी बड़ा कर दिया पीछे से। ये हमारा दूसरा आउटलेट था, लेकिन एक चीज़ था कि मैं चाहता था यहीं पे मैं एक थोड़ा बड़ा सैलून, क्योंकि डिमांड भी थी। हमारे अपने क्लाइंट्स जो जवाहर नगर में थे, तो उनकी शिकायत रहती थी हमसे कि रोहैद आप प्लीज कुछ कीजिए, सैलून बड़ा कीजिए। मेरा स्टाफ भी बोलता था सर यहाँ पे कस्टमर बढ़ रहे थे, वो 10 बाई 38 साइज था सैलून का। इट वाज द, मुझे लगता है मैं प्राउडली बोल सकता हूँ, सबसे छोटा सैलून वही था मेरा। जो मेरा एक ब्रांडेड सैलून कश्मीर में था वही सबसे छोटा था। तो उसके बाद हमने ली ये जगह, तो इस वक्त आप राजबाग में गोल्ड जिम के पास जो हमने ली। तो आप दोनों चलाते हैं, मेल भी और फीमेल भी? हाँ। अच्छा, ये जज्बा जो आपने दोहराया कि मुझे वहाँ की, अगर कश्मीर दिल्ली में हो सकता है इस तरह का सैलून, तो कश्मीर में क्यों नहीं? Exactly. क्या ये आपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का मुद्दा मकसद था, या यहाँ के लोगों को अकोमोडेट या दूसरों को रोजगार फराहम करने की जो जज्बा या चाशनी होती है इंसान में, वही था? नहीं, देखिए जब कोई काम बढ़ता है, कोई कामयाब होता है, या किसी भी चीज़ में आप देखें कोई आगे ग्रोथ करता है, तो पीछे उसके साथ और भी लोग ग्रोथ करते हैं। समझ रहे हैं? मान लीजिए सैलून है, सैलून के साथ बहुत सारे घर हमारे जुड़े हैं, बहुत सारी फैमिली जुड़ी है, मेरा अपना घर जुड़ा है, मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनके फैमिलीज। तो जब एक कोई इनिशिएटिव लेता है एक बिजनेस का, तो पीछे उसके साथ बहुत सारे घर चलते हैं। जो लोग सोचते हैं जॉब का, उनको भी जॉब मिलती है। समझ? अच्छा, सैलून बिजनेस की तरफ आना, क्या ये भी खास ये भी इसमें था कि क्योंकि अब जिस तरह से यहाँ हमारी जो बहनें हैं संवरना पसंद करती हैं, उसी तरीके से अब लड़के भी सजना संवरना पसंद करते हैं, ये जज्बा भी था इसमें कुछ? एग्जैक्टली। बेसिकली जब जवाहर नगर में हमारा खाली फीमेल था, तो लोगों की शिकायत ये थी कि भाई हम मेल भी कुछ करना चाहते हैं, आप फीमेल्स के पीछे ही क्यों हो, फीमेल्स ही है सिर्फ, मेल्स के लिए भी कोई सैलून खोलिए। तो चैलेंजिंग ये रहा यहाँ पे कि फीमेल्स के लिए आपको पता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर में काफ़ी अच्छा माहौल है, तो यहाँ पे हमें फीमेल्स के लिए फीमेल का ही मैं चाहता था कि रहे, एक प्राइवेसी रहे। तो वो दैट वाज वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर मी। तो फिर जब मैंने राजबाग में लिया, तो मैंने यहाँ इसीलिए मेंस का ग्राउंड फ्लोर में रख दिया, और बाकी जो अपस्टेयर्स है पूरा फुल फ्लेश्ड फीमेल्स के लिए है विद प्राइवेसी। ये
इट वॉज वेरी चैलेंजिंग। और इसमें एक चीज़ अकोमोडेट हो गई, जो मेल्स शिकायत करते थे उनके लिए तो हमने पिरबाग में रखा था, बट द पीपल हु आर रिसाइडिंग नियर जवाहर नगर, राजबाग, सिविल लाइन एरिया, हैदरपुरा, पिरबाग, वो पिरबाग वाले वहाँ से जाते थे, बट जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए एक अच्छा सैलून नहीं था। अच्छा रोहित साहब, ये मुझे बताइए कि यहाँ आपसे पहले भी कई सैलून चल रहे थे जो एक ब्रांड के नाम से चल रहे थे, तो आपने अलग क्या है, जो आपके तीनों सैलून चल रहे हैं अलग क्या है, मुख्तलिफ क्या है बाकी सैलूनों से? किसी की खामी तो नहीं निकालूंगा, लेकिन जावेद हबीब जो एक ब्रांड है, ये अपने आप में एक ऐसा ब्रांड है जो हिंदुस्तान का पहला ब्रांड था जिसने रिप्रेजेंट किया इस इंडस्ट्री को। तो इस इंडस्ट्री के इतने स्टूडेंट्स जो है ना, जो बाकी ब्रांड्स में काम करते हैं, वो हमारे ही एकेडमी से निकले हुए स्टूडेंट्स हैं। हमारा हुआ है सिंस 1986 में ये ब्रांड बना है, तब देयर वाज नो अदर ब्रांड, एंड जावेद सर वाज द ओनली पर्सन जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बूस्ट किया। लोग बहुत उनको मतलब बाहर पूछते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया, इस इंडस्ट्री को एक प्राउडली एक नाम दिया जिसे सैलून कहते हैं। अच्छा, आप किसी अलग बैकग्राउंड से आते हैं, Exactly. कभी ये नहीं सोचा है कि अब मुझे सैलून बिजनेस की तरफ आना, कोई शर्म तो महसूस नहीं हुई? My father was not ready with this thing. जब मैंने उनको बोला कि मैं सैलून खोलना चाहता हूँ, he said बेचना कहाँ का रहा, क्योंकि आपको पता है कश्मीर में, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, कश्मीर में शायद इस काम को छोटा बहुत समझते हैं जो हमारी पीछे वाली जनरेशन है, बट जो अभी की जनरेशन है वो समझ रही है कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे आप वेडिंग देख लो, ग्रूमिंग देख लो, अगर ग्रूम ना हो, जैसे कोविड में नहीं हुआ था, लोगों की हालत क्या हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ कि लोग ये समझे कोई प्रोफेशन छोटा नहीं है, अनलेस अंटिल इट इज डन बाय ईमानदारी से किया जाए, ईमानदारी से और अच्छे से, जैसे हमने रखा है मेल्स के लिए मेल, फीमेल्स के लिए फीमेल, एंड टोटल सेपरेट। इट इज अ वेरी गुड थिंग। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो ब्रांडिंग सैलून होते हैं तो हर एक अफोर्ड नहीं करता है वहाँ जाने के लिए, तो आपका जो चार्ज है क्या वो भी वही है ब्रांड के हिसाब से, कि आपने वैसे लोगों को भी कैटर करने की कोशिश की है कि जो मतलब कम आमदनी रखते हैं और शौक है कि बड़े सैलून में ये अपने आप को सवारे सजाए? जब हमने ये राजबाग वाला आउटलेट स्टार्ट किया तो हमने 4 दिन फ्री रखी थी सर्विसेज, शायद आपको पता नहीं हो, 4 दिन हमने पूरे कश्मीर के लिए फ्री रखी थी। बट इशू ये था, जैसे हमारे एक मशहूर लेडी हेड खालिद साहब हैं, सुना मत होगा उनका नाम, वो सूट्स बेचते हैं, तो वो अगर वो फ्री रखेंगे वो पूरा दिन फ्री सूट्स दे सकते हैं, लेकिन हमारा है सर्विस, तो हम खालिद भाई की तरह सूट्स तो नहीं बेचते हैं जो दे सकते हैं, लेकिन हम सर्विस दे रहे थे। तो हमने उस टाइम पे जितनों को अकोमोडेट कर सकते थे उतनों को उन 4 दिन किया, अकोमोडेट किया, उसमें हर कोई आया। तो इसका मतलब ये है कि आपको लोग जानने लगे, आपके ब्रांड को जानने लगे, आपके काम को जानने लगे, और जो आपने अपने यहाँ एम्प्लॉय रखे हैं उनके काम को देखे हुए। बेसिकली मैं आपको पहले एक चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ, जो आपने पीछे से पहले क्वेश्चन पूछा कि क्या लोग अफोर्ड कर पाएंगे इस ब्रांड को। जावेद हबीब, मुझे लगता है हमारा जो सैलून है इसके प्राइस में चैलेंजिंग, या आपको ये बात करता हूँ कि हमारी प्राइस बहुत अफोर्डेबल है एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड। I don't want to name any brand. I'm just telling कि जावेद हबीब में जो products use होते हैं, they are the finest products in this world, whether it is nanoplastia which comes from Brazil or keratin treatment which comes from Indonesia. We have a lot of brands. In fact, some of the brands which we have boycotted right now, apart from that, we still have many other brands जो बहुत ही expensive brands हैं, और उन brands के हम products use कर रहे हैं right now यहाँ पे। तो हम ऐसा कोई प्रोडक्ट, चीप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे। आपके जो स्टाइलिस्ट हैं, दे आर सीनियर, दे आर ट्रेन्ड बाय जावेद सर, वो ये बहुत इम्पैक्ट पड़ता है व्हेन यू हैव स्टाफ जो सीनियर हो, प्रोडक्ट्स, ये बहुत मैटर करता है। एक ब्रांड में एक सेटिस्फैक्शन ये होती है कि वहाँ पे जी हमें चीट नहीं करेंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, क्वालिटी भी हम दे रहे हैं, प्लस आपको स्टाफ भी सबसे बेस्ट दे रहे हैं, और प्राइस भी बहुत नॉमिनल रखा है। हर एक आपके पास आ सकता है Obviously, because we believe in quantity plus quality. तो हमने ये नहीं रखा है एक क्लाइंट से सारा निकालना है, क्योंकि जो मोस्टली some of the people are doing, तो हमारा वैसा नहीं है। हमारे प्राइसेस बहुत नॉमिनल है, आप चेक कर सकते हैं हमारे पेज पे भी, और जो हम ऑफर्स भी देते हैं दे आर वेरी क्रेजी ऑफर्स। अच्छा रोहित साहब, आपने खुद जिक्र किया कि सबसे पहले मेरे वालिद साहब ने मुझे बोला कि ये प्रोफेशन है क्या, Exactly. इसके बगैर भी कोई
कई सारे प्रोफेशन है, कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा इब्तदाई तौर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए? मेरी फैमिली में बस मेरे फादर थे, लेकिन मैंने उनको विद इन नो टाइम समझा दिया। मैंने कहा अबू ऐसे मसला है, मैं जो करना चाहता हूँ इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे आपका शेम फील होना पड़े, इट विल बी टोटली डिफरेंट। मैंने उनको अपना समझाया कॉन्सेप्ट और वो समझ गए। उन्होंने कहा कि बार्बर ही बनना है। मैंने कहा ऑल्दो मुझे तो सीजर पकड़नी भी नहीं आती है। मैंने कहा मैं बस एक बिजनेस खोलना चाहता हूँ और कुछ शर्म खुद की भी बात नहीं है। कमाना चाहता हूँ और दूसरों को भी रोजगार देना चाहता हूँ। ऑब्वियसली तब हमारे पास 5 चेयर्स थी, वहाँ पे 5 से 8 एम्प्लॉयज हुआ करते थे, जो हमारा पहला आउटलेट था। तो जब 8 फैमिलीज मेरे पीछे चल रही थी अल्लाह के करम से, और वही हमें भी चला रहा है। फिर एक्सपेंड करते गए, बाकी भी जुड़ते गए। पता नहीं दुआएं, वो कहते हैं ना, दुआओं से ही हम चलते गए। अच्छा, वालिद को आपने समझाया, किसी दीगर किस्म के चैलेंजेस तो नहीं रहे? काफी लोग टॉन्ट भी करते थे। जब जवाहर नगर में थे काफी टॉन्ट भी सुनने को मिला, इतना छोटा सैलून क्या खोला, कुछ और करना था, पश्मीना से कहाँ ये आ गया। तो सुनना पड़ा। कहते हैं बोला किसी को कोई जवाब नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब यहाँ जो तीसरा हमने खोला राजबाग में, तो इस वजह से फिर सब समझ गए कि मेरा मोटो था क्या। अच्छा, दोनों बिजनेस को अगर मिला के हम देखें, सैलून बिजनेस और दूसरा पश्मीना, कितने एम्प्लॉय होंगे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं सर? काफ़ी है, एक फिगर तो नहीं बता सकता, बट काफ़ी है। जैसे कि हमारे पास स्टाफ यहाँ पे बाग में, जवाहर नगर में, कारीगर्स है जो हमारे है पश्मीना में, वो सब मिला के लगता है 40-50 है। लेकिन अब 40-50 के पीछे इनकी फैमिलीज हैं। तो 50 लोगों की दुआ नहीं है, उनकी फैमिलीज में कितनों की दुआएं हैं जिससे हम चल रहे हैं। तो बस वही करम है अल्लाह का कि कोविड में भी हमने सरवाइव किया, जबकि बहुत सारे बिजनेसेस को मैंने खुद शट डाउन होते हुए देखा है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नीयत साफ थी और अल्लाह पे भरोसा था, और पूरी ईमानदारी से हमने अपने बिजनेस को रखा है और इंशाल्लाह रखेंगे। तो बस दुआएं हैं जिससे चल रहे हैं, किसी के साथ चीट नहीं किया। फिर से उसी पॉइंट पे आऊँगा, और प्राइसेस हमने बहुत नॉमिनल, बहुत अफोर्डेबल रखे हैं। मुराद साहब, ये जानना चाहूँगा कि जो आपका पश्मीने का बिजनेस है वो किस तरह आप करते हैं? क्या एक्सपोर्ट करते हैं या विद इन द कंट्री आप इसको फरोख्त करते हैं? नहीं, एक्सपोर्ट करते हैं, हम बेचते हैं मस्कत, ओमान, शारजा, सॉरी कतर, हर एक जगह। वहाँ रुमाला जिसे हम कहते हैं कश्मीर में रुमाल, वो हम अभी उसी पे फोकस चल रहा है विंटर से। और शॉल स्टोल्स भी करते हैं, बट मेन हमारा रहता है रुमाला अभी जो हम दे रहे हैं। अच्छा, बाहर। तो किस तरह इस वक्त बिजनेस, वो कारोबार चलता है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा है। पश्मीना में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है हमें कोविड के बाद से, क्योंकि लोगों ने, वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, दैट इज़ ए लग्जरी प्रोडक्ट। तो कोविड के बाद काफ़ी कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिली पश्मीना में, क्योंकि नॉर्मली हम वो बेचते नहीं हैं 1000 रुपए के स्टोल जो आपको मिलेंगे पश्मीना के नाम पे, वैसा कुछ है नहीं। तो जो हम ऑथेंटिक पश्मीना बेचते थे और जिन लोगों को बेचते थे, उनने काफ़ी उसमें रोक दिया परचेज को, जो वो कर रहे थे, जिस हिसाब से वो कर रहे थे। मोस्टली डिमोनेटाइजेशन के बाद ही हो गया था, बट जो बचा कुचा था बिजनेस वो कोविड से इफेक्ट हुआ। कोविड से इफेक्ट हो गया, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन में बूम हो गया था। अब रिवाइव हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल टेक, बट हो रहा है। बाकी कंट्रीज में एग्जिबिशंस हो रही है। माय ब्लेसिंग्स टू ऑल दोस पीपल। तो क्या आप भी पार्टिसिपेट करना चाहें वहाँ? हाँ है, हमारा परसों है एक एग्जिबिशन, बट दैट इज बायर सेलर मीट एट गुड़गांव। तो वो है हमारा। तो डायरेक्ट रिटेलर के साथ हमारा कोई कांटेक्ट अभी है नहीं। जो हम दे रहे हैं वो होलसेल में ही बेच रहे हैं। हमारे कुछ है अपने कस्टमर्स कश्मीर में, अब वो डायरेक्ट दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को मस्कत में, बाकी जगह। हमारा अभी नया आ रहा है एग्जिबिशन, एक परसों है गुड़गांव में, दैट इज़ विद बायर सेलर, उसे मीट कहते हैं। वहाँ पे आते हैं सेलर्स एंड बायर्स, वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो बड़े बड़े जो भी उनके ऑर्डर्स रहते हैं वो लेते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है? फ्यूचर प्लानिंग तो कहते हैं, इफ़ यू वांट टू मेक गॉड लाफ देन टेल हिम योर प्लान्स, ऐसा ही कुछ है। तो फ्यूचर प्लान्स कुछ नहीं है, बस सोचा है कुछ। अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा, उनका करम रहा। तो कोई और बिजनेस
बढ़ाना चाहते हैं अपना, या कोई और बिजनेस की तरफ स्विच करना चाहते हैं? फ्यूचर प्लानिंग का तो नहीं बोल सकता कुछ, क्योंकि कहते हैं इफ यू वांट टू मेक गॉड लाफ देन टेल हिम योर प्लान्स। तो अभी कुछ है जहन में है लेकिन रिवील बताना नहीं चाहता। एग्जैक्टली, रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो इनफैक्ट वो हो भी गया होता, बट शायद अल्लाह कुछ बेहतर ही चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा वो बड़ा मेरे लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, इस वजह से रुका हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह होगा, कुछ ना कुछ होगा। अच्छा रोहित साहब, आखिर पर आपकी कोई मैसेज होगी हमारे देखने वालों के लिए? हाँ। या उन नौजवानों के लिए जो खुद रोजगार कमाना चाहते हैं, खुद अपना रोजगार कमाकर दूसरों को भी रोजगार देना चाहते हैं, मगर किसी वजह से कर नहीं पाते? पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आपने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, इससे मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ अपने भाइयों को कि प्लीज़ एंड प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, ड्रग्स से दूर रहे। इसने हमारे कश्मीर को तबाह और बर्बाद कर दिया। पहले तो ड्रग्स से दूर रहें, फिर जब होश में रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो होश में रहने के बाद जो मेरे भाई हैं वो कुछ कर सकते हैं, या मेरी बहनें हैं कुछ कर सकती है। तो माई इम्पोर्टेंट मैसेज, दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न अभी राइट नाउ इन कश्मीर, तो प्लीज़ ड्रग्स से दूर रहें। उसके बाद मैसेज ये है कि गवर्नमेंट पे रिलाई ना करें, गवर्नमेंट पे रिलाई टोटली ना करें कि वो जॉब्स दें या ना दें, उस चीज़ को थोड़ा साइड लाइन कर दें, उसको एक बैकअप रखें। इट्स गुड इफ़ यू आर गेटिंग ए जॉब फ्रॉम गवर्नमेंट, इट इज़ अ गुड थिंग, बट इट शुड नॉट बी योर मोटो। आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, बिकॉज यहाँ पे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्हें स्टार्ट किया है, जैसे जावेद पारसा है, कुछ मेकअप आर्टिस्ट है, हमारी मसरत है, सबा है, बाकी है, इनने, या कुछ टेक्सटाइल्स में आए हैं जो सूट्स दे रहे हैं, तुल पलो, बाकी इनने एक मिसाल क्रिएट की है। दे आर एग्जाम्पल फॉर सोसाइटी। किसी जगह से शुरुआत तो किसी जगह की, वो पहले से तो नहीं थे ना यार, जो नाम है वो पहले से तो नहीं था। इंस्टाग्राम पे अगर उनके 1 लाख फॉलोअर्स है, 1 लाख कस्टमर्स है, वो पहले से तो नहीं थे। उनने भी स्ट्रगल देखा, तो आप लोग भी स्ट्रगल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कंफर्ट जोन से आना बाहर बहुत जरूरी है। आप छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करें, लोग हंसेंगे, लोग हंसेंगे पहले आप पे, बहुत कुछ हंसेंगे, बहुत कुछ देखना भी पड़ेगा, बहुत कुछ सुनना भी बहुत कुछ पड़ेगा, लेकिन एट द एंड वही लोग तालियां भी बजाएंगे आपके लिए। बिल्कुल। बस आप रुकना नहीं, कंसिस्टेंसी इज द की। बहरहाल आपने अपने वेंचर्स के हवाले से हमसे बात की, और जो रोज़गार आप दूसरों को देते हैं और ख़ुद भी रोज़गार कमाते हैं, उस हवाले से हमसे बात की, और अपने आने वाले जो प्लान है, भले आपने रिवील नहीं किया, मगर हमें इशारों में ये पता चला कि रोहित साहब आगे भी और कुछ करना चाहते हैं। बहरहाल आपने हमसे बात की और हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपका बेहद शुक्रिया। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। ये थे रोहित भट्ट साहब, जो कि एक कामयाब कारोबारी है। साफ इनका कहना है कि कंफर्ट जोन से बाहर आना है और नौजवानों को सरकारी नौकरियों के पीछे भागने के बजाय खुद रोजगार कमाने की तरफ रागिब होना है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वसीले पैदा करने हैं। और तभी हमारी सोसाइटी जो है बेहतर तौर फलेगी और फूलेगी, और जो यहाँ का नौजवान तबका है बेहतर तरक्की की तरफ गामजन हो सकता है।